चलो सुनो, आज हमारा टॉपिक एकता व्यवस्था। ठीक, यानी दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को अगर किसी ने मजबूती प्रदान की है तो वो इस व्यवस्था ने प्रदान की है। भारत में दिल्ली सल्तनत कब स्थापित हुई? 1206 से स्टार्टिंग हुई गुलाम वंश से, और 1526 तक लोधी वंश तक शासन रहा। तो चाहे गुलाम वंश हो, गुलाम वंश का टाइम पीरियड 1206 से 1290, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश 1290 से 1320, इसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1414, उसके बाद सैयद वंश 1414 से 1450 या 51 है ना, और आखिरी में लोधी वंश 1451 से 1526। ठीक है, ऐसे में इतने सारे वंश भारत की धरती पर दिल्ली सल्तनत के काल में अस्तित्व में आए। इन सारे वंशों को स्थापित करने के लिए एक खास व्यवस्था की जरूरत थी, और यह व्यवस्था क्या कहलाई? एकता व्यवस्था। ठीक है, तो आज का टॉपिक किससे संबंधित है? एकता व्यवस्था। देखो क्या है। अच्छा, कोई पूछे एकता क्या होती है तो व्हाट इज द मीन ऑफ एकता सिस्टम, तो क्या कहेंगे आप? देखो, समझने से पहले, हाँ देखो, एकता शब्द का अर्थ हमें पहले क्या समझना है? एकता का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या ये भारत की देन है या कहीं बाहर से आई? तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? ठीक, फिर दिल्ली में इसका अस्तित्व कैसे बना? यानी ये बाहर से आई है, कहीं से कैसे आई बताएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या ये अपनी पूर्वगामी व्यवस्था से ही उत्पन्न हुई है या कुछ इसमें अंतर है? देखो, दिल्ली सल्तनत से पहले भारत में प्राचीन भारतीय धर्म इतिहास चल रहा था, यानी मध्यकाल से पहले पूर्व मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल से पहले प्राचीन भारत। मेरी बात समझे? ऐसे कुछ इतिहासकार हैं जो ये कह रहे हैं ये कोई व्यवस्था नई नहीं है, बल्कि अपने पूर्वगामी व्यवस्था के समान है। और पूर्व मध्यकाल या प्राचीन भारत में एक व्यवस्था विद्यमान थी जिसका नाम क्या है? सामंतवादी व्यवस्था। कुछ इतिहासकारों का कहना कि यह व्यवस्था सामंतवादी व्यवस्था का ही एक रूप है, लेकिन कुछ इतिहासकार का कहना कि ये व्यवस्था अलग है और सामंतवादी व्यवस्था अलग है। तो आप समझेंगे कि अलग है तो क्या अलग है, और अगर इसमें यूनिफॉर्मिटी है तो कौन सी एक समानता है। समझ गए? फिर इसके बाद देखेंगे कि एकता व्यवस्था का दिल्ली सल्तनत में प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, आए ना? तो प्रभाव दो प्रकार के, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जब इतने खंडों में पढ़ लोगे तब एकता व्यवस्था पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। समझ गए? फिर से देखो इसको। एकता व्यवस्था का अर्थ, इसकी शुरुआत, दिल्ली में इसका प्रवेश करना, क्या ये सामंतवादी व्यवस्था की तरह है या उससे कुछ भिन्न है? फिर इसके दिल्ली पर क्या प्रभाव पड़ा, कुछ सकारात्मक और कुछ, समझ गए? आओ, अगर हम इसकी बात करें शब्द, तो शब्द का मतलब, एकता एक अरेबिक वर्ड है। कैसा शब्द है? अरबी शब्द है।
जिसका मतलब होता है क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई। इट इज अ टाइप ऑफ रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। बताते कैसे। इसकी शुरुआत जो ये भारत में आई, तो भारत में आने से पहले ये गौर प्रदेश की देन है। कहाँ की? गौर प्रदेश कहाँ पर है? ईरान, मध्य एशिया का भाग। मध्य एशिया में कौन है गौर प्रदेश का शक्तिशाली राजा? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के समय गौर प्रदेश में एकता व्यवस्था विद्यमान थी। अब जब गौरी भारत आएगा, कब आएगा? गौरी का इन्वेजन कब हुआ भारत पर? मेन अभियान का किसके खिलाफ किया है गौरी ने? तराइन का युद्ध, तराइन, द बैटल ऑफ फर्स्ट। जब व्यवस्थाएं चेंज होंगी तब से देखेंगे ना, गौरी कब आया कब नहीं आया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। पहले युद्ध में गौरी हार गया 1191 में और वापस चला गया कहाँ पर? मध्य एशिया। और 1192 में फिर से वापस आया और जीत जाएगा। यानी अब 1192 के बाद ये क्लियर हो गया था कि भारत में एक नए राजवंश की स्थापना होने वाली है। आया, कुछ समय रहा और 1206 में वो वापस चला गया। किसको बैठा गया गद्दी पर? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नए वंश की स्थापना कर दी, जिसे किस नाम से जानते हैं? ये बात रिलेट कर पाए? तो जब भारत में गौर प्रदेश से मोहम्मद गौरी आएगा तो उसके पीछे पीछे ये व्यवस्था भी आ जाएगी। और गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी किसको मिली? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने इसको दिल्ली में पूरी तरह से स्थापित कर दिया, है ना। तो अगर पूछा जाए, वैसे सुनो ध्यान, अगर पूछा जाए भारत में एकता व्यवस्था को लाने का श्रेय किसके पास? मोहम्मद गौरी। लेकिन भारत में एकता व्यवस्था को व्यवहारिक रूप से लागू किसने किया? इल्तुतमिश। याद कर पाओगे? ध्यान रखना, क्वेश्चन चेंज होगा, आपका आंसर भी चेंज। लाया कौन है? गौरी। लेकिन स्थापित कौन कर रहा है? मतलब इंस्टीट्यूशनल इसको फॉर्म किसने दिया है? इल्तुतमिश ने। सिर्फ गौरी लाया है, उसने सिर्फ बता दिया कि एकता व्यवस्था होती है, सुचारू रूप से लागू करने का श्रेय इल्तुतमिश। यहां तक बात याद कर पाए? अब देखो, अरबी शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? एक क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई। यहां की बात करते हैं। कहां की? भारत में एकता व्यवस्था के आने से पहले की स्थिति क्या है? कहां पर स्थापित है ये? गौर प्रदेश में। गौर प्रदेश में आक्रमण हो रहे हैं, कोई राजा, कोई सुल्तान आया और सुल्तान ने कोई क्षेत्र को जीत लिया। क्षेत्र जीतने के बाद उसकी पूरी भूमि किसको दे दी गई? उस विजेता को। भाई अगर किसी जगह पर किसी का इन्वेजन होगा तो क्यों होगा इन्वेजन? जीतने के लिए। मान लो कोई सुल्तान जीत गया, तो जीतने के बाद पूरी भूमि का देख रेख किसके हाथों में? उस सुल्तान के हाथों में। किसके हाथ में? सुल्तान उस भूमि से क्या करेगा? राजस्व इकट्ठा करेगा, प्रशासनिक इकाइयों का निर्माण करेगा, सेना रखेगा और युद्ध बार बार करता रहेगा। तो उस भूमि का पूरा देखरेख किसके हाथ में? यह व्यवस्था क्या है? एकता। यानी कोई विजेता आया, उसने जीता और क्षेत्र पर पूरा अपना अधिकार कर लिया। इस व्यवस्था को क्या कहा गया? एकता। यानी उस पर प्रशासन, उस व्यवस्था पर, उस जमीन पर चाहे प्रशासन हो और चाहे राजस्व हो, ये दोनों किसके नियंत्रण में रहेंगे? जो उसको जीत रहा है। भारत में भी इसी तरह से स्थापित हुआ। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया? अपने दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य को कई सारी एकताओं में बांट दिया। लेकिन एकता का मतलब क्या है यहां पर? यहां पर एकता का क्या मतलब है? हाँ देखो, मेरी बात समझे। अगर हम गौर प्रदेश की बात करें, अगर हम गौर प्रदेश की बात करें तो गौर प्रदेश का मान लो ये कोई क्षेत्र है, ठीक। इस पर इन्वेजन हुआ किसी का भी, उसने उस क्षेत्र को जीत लिया। जीतने के बाद इस भूमि का राजस्व पूरा, इस भूमि का प्रशासन पूरा, इस भूमि का सैन्य व्यवस्था किसके हाथ में चली गई? जो उस क्षेत्र को जीत रहा है।
और इस भूमि को क्या कहा गया? एकता। मेरी बात समझे? मोहम्मद गौरी जब भारत आया तो उससे पूरी इसी कंडीशंस को भारत लेके आया था। जो क्षेत्र जीतेगा भूमि उसी की हो जाएगी और उसी को क्या कहा जाएगा? एकतादार। उस भूमि को जीतने वाले को क्या कहा जाएगा? एकतादार। ठीक, गौरी लाया, लेकिन इसको कंसोलिडेट किसने किया? तो आप कहेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने देखो क्या किया। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड यही तो है 35, सॉरी हाँ ये तो यार वो था ना 29 में क्या था? खिलियत प्राप्त की थी। ठीक, 1210 से 1236 ये टाइम पीरियड किसका है? इल्तुतमिश का। उसने क्या किया? उसके समय में दिल्ली के यह साम्राज्य क्या है? ये दिल्ली का क्षेत्र है जो इल्तुतमिश के अधीन है। ठीक, ऐसे में इल्तुतमिश ने क्या किया? इसको कई भागों में डिवाइड कर दिया। इसमें से कुछ बड़े लग रहे हैं, कुछ छोटे लग रहे हैं। तो छोटे वाली व्यवस्था को क्या कहा गया? एकता। बड़े वाले क्षेत्र को भी एकता कहा गया। तो अंतर क्या है? छोटे एकता के मालिक को एकतादार और बड़े क्षेत्र के एकता के मालिक को मुक्ति वली या अमीर कहा गया। थोड़ा सा यहां ध्यान रखना, अपने साम्राज्य को क्या कर रहा वो? छोटे छोटे भागों में, तो कुछ बड़े और कुछ छोटे। ये छोटा भाग है, ये इसकी तुलना में ये और बड़ा। छोटी एकताओं के मालिक को क्या कहा गया? और बड़ी एकता के मालिक को मुक्ति वली या अमीर। एक बार यूपीएससी ने पूछा वली कौन थे? तो वली एकतादारी थे। किस भूमि के? बड़ी भूमि के। मेरी बात समझे? अब सोचो, सल्तनत का इल्तुतमिश ये व्यवस्था दिल्ली में क्यों लागू कर रहा है? क्यों लागू कर रहा है? उसको अपने भूमि को, अपने साम्राज्य को छोटे बड़े भागों में बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हाँ, तो तुम ये बताना कि दिल्ली सल्तनत अभी नया नया आया है कि नहीं आया? स्थापना कब हो रही है? और ये टाइम पीरियड किसकी बात कर रहे हैं? यानी मुश्किल से पास ही में है। ऐसे में एक नया साम्राज्य भारत पर आ रहा है, उसके पास क्या पैसा होगा? लेकिन अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए उसको सेना की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? सेना की आवश्यकता भी पड़ेगी, पैसा है नहीं, तो वो क्या करेगा इल्तुतमिश? अपने साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में बांट देगा और वो कई सारे सैनिकों को बांट देगा। हाँ है ना? वही सैनिक क्या कहलाए? एकतादार। या तो छोटी रियासत का मालिक एकतादार और बड़ी रियासत का मालिक, ये समझ गए? पक्का? अब देखो, जब ये व्यवस्था इंट्रोड्यूस हुई तब स्थिति क्या थी? जैसे मान लो ये क्षेत्र है, ये क्या है? एक प्रकार की एकता है कि नहीं? जमीन का एक टुकड़ा जो इल्तुतमिश किसको बांट रहा है? अपने सैनिकों को। क्यों? क्योंकि वो वेतन दे नहीं पा रहा है। अब सैनिक को कहेगा इल्तुतमिश कि ये जमीन का टुकड़ा आपके पास है, आप इससे जो भी राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं वो क्या करेंगे? उससे अपना रख रखाव रखें, अपने सेना का खर्चा कराएं और जो बचा हुआ अमाउंट हो, रेस्ट अमाउंट, वो कहां जमा कराएं? इल्तुतमिश के राजस्व के खजाने में। बात समझे? अगर एकतादार अच्छा तो वो उस मालिक का उस भूमि का स्वामी अच्छा, अगर नहीं है तो इसका ट्रांसफर भी किया जा सकता। ऐसे में एकतादार इल्तुतमिश के प्रति क्या रहेंगे? वफादार रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इल्तुतमिश के समय ये व्यवस्था, ठीक, इंट्रोड्यूस किसने किया? मोहम्मद गौरी। भारत में स्थापित किसने किया? इल्तुतमिश। ये व्यवस्था एज इट इज
कभी भी एक समान नहीं रहेगी। जैसे ही कोई साम्राज्य चेंज होगा, व्यवस्था भी क्या हो जाएगी? पूछो 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 पूछो, पूछ लो। गौरी क्यों आ रहा भारत? मोहम्मद गौरी भारत क्यों आया? इस्लाम धर्म धर्म का प्रचार करने के लिए और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। साम्राज्य विस्तार होगा कि नहीं होगा? अब जब साम्राज्य को बढ़ाओगे तो सेना चाहिए होगी भाई, और सेना को देने के लिए पैसे नहीं है उसके पास। ऐसे में क्या होगा? समझ गए मेरी बात? इल्तुतमिश ने यह व्यवस्था लागू कर दी, और इसमें क्या क्या समय समय पर परिवर्तन हुए ये देखो। तो गुलाम वंश के बाद गुलाम वंश तक ये व्यवस्था चाली रही, यानी आपको ये जमीन का टुकड़ा दे दिया गया, इससे राजस्व इकट्ठा करिए, अपना काम चलाइए, और बचा हुआ राजस्व सरकारी खजाने में जमा करा दीजिए। जो पैसा इकट्ठा हो उससे आप सेना रखिए, घोड़े पालिए, प्रशासनिक इकाइयों का निर्माण करिए। ठीक? क्या गुलाम वंश का कोई एक ऐसा शासक है जो बहुत ज्यादा निरंकुश है? कौन है? बलबन। बलबन के समय में इस व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। क्या किया? देखो समझना। बलबन का टाइम पीरियड 1265 में गद्दी पर बैठ रहा और 1287 तक। अब ऐसे में दिल्ली सल्तनत को स्थापित हुए टाइम हो गया। अब ध्यान लगाना थोड़ा सा, ये जमीन जिसको दी गई होगी वो कैसा इक़्तिदार होगा? और इन 20, 25, 30 सालों में उसने अपनी शक्ति बढ़ा ली होगी। ऐसे में अमीर शक्तिशाली हो गया है और राजा सुल्तान गरीब हो गया, कमजोर हो गया। तुमने देखा नहीं रजिया के बाद कितने सुल्तान आए? रजिया के बाद सुल्तान कौन बना? रजिया के बाद कौन बना? बैराम शाह। कैसा शासक है? कमजोर है। शासक कमजोर, अमीर मजबूत, क्योंकि यहां से राजस्व की प्राप्ति किसको हो रही है? इन्होंने अपने राजस्व को जो बचा हुआ है वो खजाने में जमा करना बंद कर दिया। सारा पैसा किसके पास इकट्ठा हो गया? अमीर क्या हो गए? शक्तिशाली हो गए। और सुल्तान तो चाहे बहराम शाह हो, चाहे मसूद शाह हो, चाहे नासरुद्दीन महमूद हो, ये सब कैसे शासक हैं? कमजोर। बलबन क्या चाह रहा है? बलबन अपने राजत्व की खोई शक्ति को प्राप्त करना चाह रहा है, और वो ये देख रहा है कि अमीर उसके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। तो ऐसे में उसने एकता व्यवस्था पर कई सारे अंकुश आरोपित कर दिए। समझ गए? और एक नए पद की स्थापना की जिसको हम कह रहे हैं ख्वाजा नामक अधिकारी। ये पूछा गया एक बार कि ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की? बलबन ने। क्यों की? इसका सिर्फ एक काम है कि ये इक़्तिदारों को नियंत्रित करे। सिर्फ इक़्तिदारों के लिए इसने इक़्तिदारों के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसका काम क्या है? सिर्फ नजर रखना किसके ऊपर? और यदि कोई अमीर ज्यादा मजबूत हो रहा है तो ख्वाजा नामक अधिकारी बलबन को जाकर बता देगा और विद्रोह का दमन। समझ गए? तो ख्वाजा एक स्पेसिफिक पोस्ट है, किसके लिए बनी? इक़्तिदारों के लिए। मुक्ति वली अमीर इक़्तिदारों के लिए। किसने बनाई? क्यों बनाई? क्योंकि इक़्तिदारी व्यवस्था में हो रहे अमीरों को, शक्तिशाली जो अमीर हो रहे हैं उनको नियंत्रित स्थापित करने के लिए उसने ऐसी व्यवस्था कर दी। तो पहला चेंज हुआ। दूसरा देखो, बलबन के बाद कौन सा वंश आ गया? क्या खिलजी वंश का कोई ऐसा शासक है जो निरंकुश है? बहुत बड़ी, अलाउद्दीन खिलजी। उसने पूरी तरह से एकता पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। इक़्तिदारों को पूरा राजस्व कहां जमा करना पड़ेगा? अलाउद्दीन खिलजी के राज खजाने में। अलाउद्दीन खिलजी के राज खजाने में सारा पैसा जमा करना पड़ेगा। उस जगह पर मान लो ये कोई जगह है
एकता है ना, इस जगह पर कोई भी प्रशासनिक नियंत्रण एकतादार का नहीं रहेगा। यानी प्रशासनिक नियंत्रण किसका, तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी का। एकता व्यवस्था लागू रही लेकिन बहुत ही अंकुशों के साथ, समझ गए। अलाउद्दीन खिलजी के बाद, खिलजी वंश के बाद कौन सा शासक, तो आप कहेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश में क्या हुआ, गयासुद्दीन तुगलक कैसा व्यक्ति, उदार, उसने इक्तादारों को फिर से अपनी शक्तियां दे दी। उदार व्यक्ति है, यानी इक्तादारों को शक्ति वापस कर दी। अब इक्तादार फिर से कैसे हो जाएंगे, इल्तुतमिश के समय के काल के, जैसे इल्तुतमिश की इक्ता व्यवस्था है वैसी ही किसकी हो गई, गयासुद्दीन तुगलक की। मेरी बात समझिए। मोहम्मद बिन तुगलक इसके बाद गद्दी बैठा। ये सिर्फ आउटलाइन बनाते रहना कि किस काल में इक्तादारों की व्यवस्था मजबूत हो रही है और किस काल में इक्तादार कमजोर हो रहे हैं। तो इल्तुतमिश के समय कैसे इक्तादार मजबूत हो रहे हैं, मजबूती कहाँ तक आ गई, बलबन के समय तक चरम सीमा तक पहुंच गई, बलबन ने अंकुश लगा दिया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी कैसा व्यक्ति है, बहुत निरंकुश, बहुत शक्तिशाली, ऐसे में इक्तादारों को पूरी तरह से नियंत्रित करेगा, कमजोर कर देगा। फिर इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक कैसा है, उदार व्यक्ति है, इक्तादारों की खोई हुई शक्तियों को तुरंत उसने पुनः वापस कर देगा, लौटा देगा। इसके बाद कौन आएगा गद्दी पर, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कई सारे अमीरों ने विद्रोह कर दिया है ना, खुन्नस किसके ऊपर निकाल देगा और इक्तादारों को फिर से अंकुश कर देगा। मेरी बात समझे। इसके बाद कौन आया, कैसा व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है ये, वैसे तो उदार है उदार है तो एकता में चेंज करेगा, याद रखना। और यही एकता का चेंज बार बार पूछा जाता है। इसने क्या कर दिया, इक्तादारों को जो जमीन दी है उस एकता व्यवस्था को इसने वंशानुगत बना दिया। अगर एक व्यक्ति को वो एकता मिल गई तो उसका बेटा भी, उसका बेटा भी, उसका बेटा भी। मेरी बात समझे। तो एकता को वंशानुगत किसने बनाया, फिरोज शाह तुगलक। ये सबसे बड़ी गलती हुई। यहां से कहीं ना कहीं सामंतवाद की बू आएगी। अभी दिखाएंगे कैसे। अब जमीन का टुकड़ा अगर जीवन भर मेरे नाम पे हो जाएगा तो हम उस जमीन पर क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी शक्तियों को बढ़ा लेंगे। और यही हुआ। मेरी बात समझ गए। फिरोज शाह तुगलक के काल में आते आते इक्तादार काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गए। तुगलक वंश के बाद कुछ नहीं हुआ। लोधी वंश, लोधी वंश देखो इंपॉर्टेंट। देखो सैयद वंश तो वैसे ही बेहोश है ना, खिज्र खां हो चाहे मुबारक खां हो, चाहे अंतिम शासक कौन है सैयद वंश का अंतिम शासक, सैयद वंश में कितने शासक हमने पढ़ाए थे। पहला कौन है, खिज्र खां की उपाधि क्या बताई थी हमने, रैयत आला। मसनद आली इब्राहिम लोदी है, बहलोल लोदी है, मारे जाओगे समझ लेना। खिज्र खां के बाद दूसरा कौन है, मुबारक शाह। क्या बताया था इसके बारे में, और स्वयं को खलीफा कहा। याद आया। तो स्वयं को खलीफा कहने वाला कौन, मुबारक शाह। तीसरा कौन है, चौथा कौन है, मोहम्मद शाह। तो यानी खिज्र सैयद वंश के चारों शासक बकवास। आया कौन, लोधी वंश ने एकता व्यवस्था में क्या कहा, देखो देख लो। ये कोई एकता है, राजस्व आप अपने पास रखें, प्रशासनिक नियंत्रण आप हमें दें। यानी सुल्तान ही वहां पर सभी निर्धारित प्रशासनिक इकाइयों का निर्माण करेगा। ऐसे में अमीर शक्तिशाली नहीं होंगे और उन पर निरंकुश यानी अंकुश लगा रहेगा। पैसा रखो, सेना अपने पास रखो, लेकिन जब कभी भी बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी बुलाएंगे तो अपनी सेना को भेजना पड़ेगा। समझ गए। एकता व्यवस्था का ही अगला चरण किस रूप में दिखाई देगा हमको, मनसबदारी व्यवस्था।
ठीक है, तो एकता का अर्थ क्या हुआ? एकता एक जमीन है जो सुल्तान द्वारा किसी सैनिकों को दी जा रही है ताकि सैनिक अपना रख रखाव कर सकें और राजस्व को कलेक्ट कर पाएं और जो भी बचा राजस्व है वो खजाने में जमा कर दे। इसको भारत में लाया कौन? तो मोहम्मद गौरी। इसको स्थापित किसने किया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से लेकर बलबन के समय तक एकता व्यवस्था में कोई भी चेंज नहीं आया। बलबन पहला व्यक्ति है जो एकता व्यवस्था को चेंज कर रहा है। उसने क्या किया? उसने ख्वाजा नामक अधिकारी को नियुक्त किया और कहा कि प्लीज आप सभी इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करें क्योंकि इक्तादार अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। बलबन के बाद खिलजी वंश। खिलजी का अलाउद्दीन खिलजी कैसा है? निरंकुश व्यक्ति है, शक्तिशाली व्यक्ति है, वो फिर से एकता व्यवस्था पर अंकुश लगाएगा। इसके बाद क्या हुआ? गयासुद्दीन तुगलक उदार है, वो एकता व्यवस्था के इक्तादारों को अपनी खोई शक्तियां वापस लौटा देगा। मोहम्मद बिन तुगलक पुनः इसको अंकुश लगाएगा। फिरोज शाह तुगलक इस एकता व्यवस्था को वंशानुगत कर देगा। मेरी बात समझे? और यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एकता व्यवस्था को वंशानुगत करने वाला सुल्तान कौन? फिरोज शाह तुगलक। लोधी वंश में क्या हुआ? इसने राजस्व अपने पास रखेंगे और प्रशासनिक इकाइयां ये सुल्तान के पास रहेंगी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी होगा वो किसका होगा? राजा के द्वारा। ऐसे में इक्तादार ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाएगा। समझ गए? तो शब्द का मतलब, इसकी शुरुआत कहाँ हो रही है? भारत में दिल्ली में कब आया? सामंतवाद से इसकी तुलना। क्या ये सामंतवादी व्यवस्था है या कुछ और व्यवस्था है? नहीं समझ पा रहा हूं। एकता व्यवस्था सामंतवादी व्यवस्था है या कुछ और व्यवस्था है ये? नहीं, थोड़ा सा अंतर है। देखो, अरे नहीं समझे ना मेरी बात, हम क्या कह रहे हैं? समझ गए? शुरुआत कहां से? भारत कौन लाया? मोहम्मद गौरी। स्थापित किसने किया? इल्तुतमिश। दिल्ली में इसका अस्तित्व कैसा है? किसके समय में क्या क्या व्यवस्था आई? समझ गए? फिरोज शाह तुगलक ने इसने एकता को वंशानुगत कर दिया। क्या ये सामंतवादी व्यवस्था से भिन्न है या बिल्कुल वैसी है? तो अब हम देखेंगे इसके बाद में। नहीं समझे? चलो तुलना करो सामंतवाद और इसकी। तो एक तरफ लिखो सामंतवाद और दूसरी तरफ लिखो एकता। ध्यान रखना, इस सिस्टम में भी ब्राह्मणों को और जमींदारों को भूमि दी जा रही है। क्या दी जा रही है? भूमि दी जा रही है। यहां भी क्या दी जा रही है? यहां भी भूमि। ठीक। सामंतवाद पूरी तरह से वंशानुगत थी। अंतर देखना, सामंतवाद मतलब जिस व्यक्ति को भूमि मिल गई आजीवन उसी व्यक्ति को वो भूमि, उसके मरने के बाद उसके बेटे को, उसके बेटे के मरने के बाद उसके पोते को, यानी ये भूमि जो है वो वंश क्रम वंश चलती चली जाएगी। ये व्यवस्था कैसी है? ये ट्रांसफरेबल है, यानी इसका ट्रांसफर होता रहेगा। आज तुम्हारे पास, कल इसके पास, परसों इसके पास, नरसों मेरे पास। ऐसे में क्या एकतादार कभी शक्तिशाली हो पाएंगे? समझ गए? यहां पे सामंतवाद में सामंत अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। तो पहला तो ये है वंशानुगत और ये है ट्रांसफरेबल। मेरी बात समझे? पक्का? बस अगर छोड़ दो फिरोज शाह तुगलक को, तो फिरोज शाह तुगलक को यदि छोड़ दिया जाए तो एकता वाली भूमि हमेशा क्या रही? ट्रांसफरेबल है। सामंत में क्या है? भूमि हमेशा वंशानुगत हो गई। पहला अंतर दिख गया कि नहीं दिख गया? दूसरा देखो, दूसरा ये अंतर है, जैसे मान लो ये भूमि है और किसी सामंत के अधीन है, तो इस भूमि में जो भी नियम बनेंगे, जो भी कानून बनेंगे, ये कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? इस भूमि के सामंत के पास। यानी ओनरशिप किसकी? उसकी खुद की।
अगर एक बार हम उस भूमि के मालिक हो गए तो जीवन भर मालिकाना हक किसका रहेगा? यहां पर क्या हुआ, यहां पर लैंड की ओनरशिप कभी भी इक्तादार के पास नहीं रही। तो लैंड का ओनर कौन? सुल्तान। और सुल्तान की मर्जी है कि वह इक्ता किसी को दे या किसी को ना दे। समझे? क्योंकि उसने, देखो याद करो, इल्तुतमिश ने अपने पूरे साम्राज्य का वर्गीकरण किया था ना, कि साम्राज्य किसका है? इल्तुतमिश का। जमीन किसकी है? अब ये टुकड़ा वो किसी को भी दे सकता है और किसी से छीन सकता है। ऐसे में ये क्या है? सामंतवादी व्यवस्था में भूमि का टुकड़ा हमेशा उसके पास। तो कानून कौन बनाएगा? यहां पर कानून किसका चलेगा? मेरी बात समझे? तो यहां पर कानून चलेगा सुल्तान का। अंतर दिखाई दे रहे हैं? पक्का? तीसरी चीज, जो भी कलेक्शन इकट्ठा हो रहा है वो किसके पास रहेगा? यहां पर राजस्व का एक निश्चित इकाई किसके पास देनी होगी? सुल्तान के पास। तो इस प्रकार से सामंतवाद अलग व्यवस्था है और इक्तादारी व्यवस्था अलग है। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने, जब फिरोज शाह तुगलक ने इसको वंशानुगत बना दिया, याद आया, तब कहा होगा कि इक्तादारी व्यवस्था और सामंतवादी व्यवस्था दोनों एक ही हैं। लेकिन अगर देखा जाए मोटे तौर पे, समय को देखा जाए, तो ये दोनों चीजें अलग अलग। सिर्फ एक समय काल पर, यानी कौन सा समय काल? 1351 से 1388 तक। इस काल तक सामंतवाद और इक्ता में कोई भी अंतर नहीं था। बाकी सभी जगह अंतर आपको दिखाई देंगे। समझ गए? अब दिमाग लगाओ, इस व्यवस्था से, किससे? इक्ता सिस्टम से दिल्ली सल्तनत पर क्या प्रभाव पड़े होंगे? तो कुछ सकारात्मक होगा और कुछ, तो बताओ कौन सा सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा? आप बताएं। इक्ता व्यवस्था का पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ा दिल्ली सल्तनत पर? बहुत सुंदर। क्या क्या? सुल्तान को बिना खर्चे के एक बहुत बड़ी सेना मिल गई। समझ गए? सेना रख कौन रहा है? इक्तादार। सेना कौन रख रहा है? इक्तादार, या मुक्ति, या वली, या अमीर। लेकिन अगर सुल्तान कभी युद्ध करेगा तो ये सारे इक्तादार अपनी सेना किसको लेकर दे देंगे? क्या सेना का खर्चा सुल्तान के ऊपर पड़ा, किसके ऊपर पड़ा? समझ गए? तो बिना खर्चे के सुल्तान के पास एक बहुत बड़ी सेना आ गई। दूसरा फायदा बताओ। बिल्कुल, अगर बहुत सुंदर, इक्ता व्यवस्था के तहत भूमि क्या हो गई? निश्चित हो गई, और एक निश्चित राजस्व की प्राप्ति होने लगी। किसको? सुल्तान को। दोनों को, इक्तादारों को भी और सुल्तान। उसका सुल्तान को फायदा होगा। बिल्कुल सही बात है। एक सेना है, व्यवस्थित सेना है, संगठित सेना है, इससे क्या होगा? साम्राज्य का विस्तार होगा। ये सब क्या दिख रहे हैं? पॉजिटिव एस्पेक्ट। और बताओ क्या होगा? और कुछ हो सकता है पॉजिटिव इंपैक्ट? बताओ, दिमाग लगाओ। बोलो। क्या पावर? जैसे 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 कंट्रोल सुल्तान का ही है इस पर। और बताओ कोई पॉजिटिव इंपैक्ट दिख रहा है एकता व्यवस्था का? अच्छा, सुल्तान साम्राज्य को बांट रहा है ना, यानी भूमि को बांट रहा है। और भूमि, बड़ी भूमि की देखरेख करना आसान है कि छोटी? तो ये कहो ना, एकता से क्या हुआ? भूमि की देखरेख आसान हो गई।
ये सब जब सोचोगे तब पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देंगे। अब ये बताओ नकारात्मक इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका, इस एकता व्यवस्था से क्या दिक्कत हुई होगी? यही सबसे बड़ी दिक्कत है। जैसे ही कोई सुल्तान कमजोर पड़ा, मान लो सुल्तान कमजोर हुआ, तो सुल्तान की कमजोरी का फायदा अमीरों ने हमेशा उठाया और अपनी शक्तियों को बढ़ाते हुए उस कमजोर सुल्तान के प्रति विद्रोह कर दिए। ये है नेगेटिव इम्पैक्ट। बाकी हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाई देंगे। समझ गए? एक शैशव अवस्था वाले साम्राज्य को सुदृढ़ किसके द्वारा किया गया? एकता व्यवस्था, जो शुरू हुई 1206 से और 1526 तक भारत की दिल्ली में सभी का शासन इसके द्वारा किया गया। सिर्फ बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक को छोड़ दें तो किसी ने भी एकता व्यवस्था पर अंकुश लगाने की कोशिश नहीं की। ये कहीं ना कहीं विद्रोह को आग लगा रहे हैं। जैसे ही कोई शासक कमजोर हुआ, सुल्तान, देखो दिल्ली सल्तनत में कितने शासक मजबूत थे उंगलियों में? पहला मजबूत शासक बलबन, दूसरा मजबूत मतलब निरंकुश अलाउद्दीन खिलजी, और किसको 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 फिरोज शाह तुगलक को उदार शासक है, निरंकुश नहीं है। इब्राहिम लोदी को कह सकते हो। तो गिन लिया ना तुमने, बाकी सब क्या है? सुल्तान, कमजोर सुल्तानों की कड़ी है। जो भी शासक कमजोर होगा उसके काल में अमीर सबसे ज्यादा विद्रोह करेंगे। जिसको दबाने का प्रयास कौन कर रहा है? बलबन। किया था कि नहीं किया था? तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है इसका नेगेटिव। जैसे ही सुल्तान कमजोर, अमीर कम मजबूत, और मजबूत होकर विद्रोह कर दे। इसके बावजूद भी एकता व्यवस्था दिल्ली सल्तनत में क्या रही? बरकरार रही, मौजूद रही। ठीक, तो फिर से देखो इसके शब्द का मतलब क्या है एकता के? हाँ, याद रखना, क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई। यानी एक भूमि का एक टुकड़ा जो सैनिकों के मध्य बांटा जा रहा है। इस शब्द का पहली बार उल्लेख कहां मिला? तो आप कहेंगे सियासतनामा एक बुक है जो किसके द्वारा लिखी गई है? निजाम उल मुल्क अल्तमश। कहीं कहीं निजाम उल मुल्क तूसी भी लिखा रहता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई? और सियासतनामा में एकता का व्यापक वर्णन ये कौन सा शब्द है? फारसी अरबी शब्द है। क्या ये दिल्ली की धरती पर उत्पन्न हुई है? कहीं बाहर से आई? कहाँ से आई? गौर प्रदेश से। कौन लेके आया? मोहम्मद गौरी। लेकिन इसको संगठित रूप से स्थापित किसने किया? इल्तुतमिश ने। कब लागू किया? कभी भी लागू कर दिया, और क्या पता शुरुआत में बैठते लागू हो गया। ऐसे में क्या किया उसने? अपने साम्राज्य को बड़े और छोटे भागों में बांटा और सारे सैनिकों को बांट दिया। तो छोटी रियासत इक्तादार और बड़ी रियासत तो मुक्ति, वली या अमीर। ऐसे में अमीर थोड़ा सा शक्तिशाली होते चले जाएंगे और टाइम आएगा बलबन का। बलबन क्या करेगा? बलबन अमीरों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक पद अधिकारी की नियुक्ति करेगा और ख्वाजा नामक अधिकारी सभी मुक्ति वली अमीरों पर नजर रखेंगे और जो ज़्यादा मजबूत होने का प्रयास करेगा उसको दबा दिया जाएगा। बलबन के बाद तो ये पहला चेंजमेंट है, याद रखना। ख्वाजा नामक अधिकारी किसके लिए? इक्तादार। किसने बनाया? बलबन ने। बलबन के बाद क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी निरंकुश शासक है। ऐसे में ये अमीरों की स्थिति को बढ़ने नहीं देगा और एकता पर अंकुश लगा देगा। अलाउद्दीन खिलजी के बाद गयासुद्दीन तुगलक। उदार व्यक्ति है, ये इक्तादारों को खोई शक्ति को वापस
कर देगा। मोहम्मद बिन तुगलक कमजोर है, बहुत भयानक अंकुश लगाएगा। फिरोज शाह तुगलक, हाँ बस ये याद रखना, फिरोज शाह तुगलक ऐसा सुल्तान है जो एकता व्यवस्था को क्या कर देगा, वंशानुगत कर देगा। फिरोज शाह तुगलक के बाद अकबर, लोधी वंश। लोधी वंश में क्या किया गया, एकता से प्राप्त राजस्व वो एकतादार रखेगा और प्रशासनिक इकाई किसके हाथ में रहेगी, ठीक है। इसके सकारात्मक पक्ष क्या है, बहुत सारे हैं, क्या क्या है। एक तो व्यवस्थित सेना मिल गई, कम खर्चे से सुल्तान को एक बहुत बड़ी सेना मिल गई। दूसरा, साम्राज्य विस्तार होगा। तीसरा, एक निश्चित आय की प्राप्ति हो रही ना, हर इक्तादार प्रत्येक वर्ष खजाने में पैसा जमा करेगा, इसका सुल्तान का खजाना क्या होगा, बढ़ेगा। नकारात्मक पक्ष क्या है कि यदि अगर सुल्तान कमजोर हुआ तो अमीर अपनी शक्ति का यूज करते हुए उसके खिलाफ षड्यंत्र रच लेगा, विद्रोह कर देगा, उसको गद्दी से हटा देगा। बात समझ गए, पक्का। बाकी मिलते हैं हम लोग कल।